लेते हैं। ठीक है, आज हम लोग वही लीनियर इक्वेशन से ही आगे बढ़ेंगे। अभी लीनियर इक्वेशन दो तीन दिन और चलेगा, देखते हैं क्या क्या होता है। आज काफी चीजें हैं, उसमें से एक एक करके देखते हैं कि क्या चीजें काफी है, क्या चीजें नहीं है। पिछली बार वाला जो कोड था तो मैं शायद सेव नहीं किया था मैंने, तो नोटबुक था, मैंने इसमें सेव कर दिया था, मैंने गिटहब में सेव नहीं किया था। इसमें एक एक्स्ट्रा सेक्शन था, वो एक्स्ट्रा सेक्शन क्या था? नहीं, इसमें नहीं है। ओके, ये था उसमें एक्स्ट्रा सेक्शन कि हम लोग एसक्यूएल लाइब्रेरी का यूज कर कर लीनियर इक्वेशन करते हैं। और जो हम लोगों ने पूरी कहानी करी है, उस कहानी को मतलब कि जो कोड था वो काफी बड़ा था, आपको एक एक स्टेप फॉलो करना पड़ता, बट इस वाले में सब कुछ छोटे से 1 2 या 4 लाइन में कोड में हो जाएगा। बट हम लोगों ने ये चीज डिस्कस नहीं करती, मैंने बस करके दिखाया था कि ये चीज कैसे हो सकती है। इसके आगे आज हम इधर ही से लेते हैं। लीनियर इक्वेशन का कोड चला के देखा किसी ने? ओरिजिनल वाला जो हम लोग कर रहे थे। हाँ सर चलाया, बट बहुत एरर्स आती है ज्यादा, तो फिर आपका ही थोड़ा कॉपी करना पड़ता है। तो सर एक ना इसमें ना थोड़ा जी भी है लास्ट में ना, वो ना प्लॉट जब आप कर रहे हो तो वो जी क्या आ गया अभी? हाँ सर बताया ये था ना, क्या जब जी? प्लॉट बताया था कि कलर इक्वल टू ग्रीन। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ओके ओके। ग्रीन लाइन मैं ऊपर जी ढूंढ रहा था, मेरे को मिला ही नहीं था तो ऐसे ऐसे सर थोड़े एक और थोड़ा सा ऊपर जाना। एक, हाँ सर वैसे ये कर लिया था, लेकिन ना मतलब बार बार देखना ही पड़ता है आपका, बहुत ज्यादा आ गया था प्रैक्टिस अभी, मतलब बहुत एरर करना पड़ता, एरर आ रहे थे तो फिर कॉपी करना पड़ता है। तो समझ तो आ गया वैसे। ना, और शुरुआत थोड़ी एरर आएंगी। ये कोड भी मैं इसीलिए लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे मेरा इतनी बार लिख चुका हूँ मैं, ये पता है कहाँ पर क्या होना चाहिए, कहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए। आपको भी थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी, बट हाँ करते रहिए। यार ये कहीं ये करना नहीं होगा, कहीं प्रोडक्शन कभी कंपनी में कहीं तो कुछ ऐसा नहीं लिखना पड़ेगा। कंपनी में हम लोग कहीं दूसरी लाइब्रेरी का कोड यूज करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा सेफ, सिक्योर और इजी है, और हम लोग इजी काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसीलिए आगे हम लोग जब भी काम करेंगे तो उस पर काम करेंगे। तो पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो जो लीनियर रिग्रेशन हमने किया है, इन सब के हमारे पास कोड पहले से ही अवेलेबल है। तो जैसे लीनियर इक्वेशन हम लोग जितनी भी एल्गोरिथम करेंगे, तो लीनियर इक्वेशन डिटेल में करिए, क्योंकि इसमें मैं कुछ चीजें डिस्कस करना चाहता था, जैसे कि हमारे पास कॉस्ट फंक्शन था, या इसी को लॉस फंक्शन हम लोग कहते हैं। ये ध्यान है क्या था? यस सर, लॉस फंक्शन डिस्टेंस निकालते हैं, उसमें पॉइंट से कितनी दूरी पे है। हाँ, कि मतलब कि लाइन से पॉइंट। हाँ, कि मतलब कि अगर हम कोई लाइन बनाते हैं तो वो लाइन अच्छी है बुरी है, ये हम कैसे निकालते थे? हम लोगों ने एक लॉस मिनिमाइज फंक्शन बनाया था। और इसी को डिस्टेंस ऑफ मिनिमाइज ऑल करने के लिए, पॉइंट्स फ्रॉम द लाइन। और इसी को मिनिमाइज करने के लिए हम लोगों ने मतलब कि इसी फंक्शन को मिनिमाइज करते हैं, विच गिव्स अस टू वैल्यूज। वो हमें क्या क्या देता था? एक m देता था और एक बी। b। m हो गया था आपका स्लोप और b हो गया था आपका इंटरसेप्ट। एक चीज हमने पढ़ी थी, लर्निंग रेट। ये क्या थी हमारी? लर्निंग रेट थी हमारी कि आप मतलब कि मूव स्लोली इन द डायरेक्शन ऑफ माइजिंग थॉट। और स्लोली का मतलब ये था कि ना ही बहुत ज्यादा स्लोली, ना ही बहुत ज्यादा तेज,
हम बस अगर मेरे पास कोई भी ग्रेडियंट आ रहा है तो उस ग्रेडियंट को हम लोग मतलब कि उस डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं, बट कोई भी ड्रास्टिक स्टेप नहीं लेना चाहते, तो बस धीमे धीमे करना चाहते हैं। इसकी वैल्यू हम लोग 1e-3 से रखते हैं 1e-5 तक जनरली। ठीक है, अभी हम लोग बेसिक ग्रेडियंट डिसेंट नहीं यूज करते हैं, लेकिन अभी मान चलो जेनरिक वैल्यूज हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, लर्निंग रेट का फिर एक चीज हम लोगों ने देखी थी, वो थी ग्रेडियंट और ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है, तो ग्रेडियंट और ग्रेडियंट डिसेंट क्या थे? ग्रेडियंट क्या था मेरा? सिंपल डिफरेंशिएशन एट अ पॉइंट, और जब हमारे पास लाइन से ज्यादा पैरामीटर हो जाता है उसे हम ग्रेडियंट बोलने लगते हैं, नहीं तो हम सिंपल उसे स्लोप ही बोलते हैं। बट आप इसे बोलो कि डिफरेंशिएशन एट अ पॉइंट और स्लोप एट अ पॉइंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट इन द कर्व। कर्व मेरा क्या था? लॉस फंक्शन वाला कर्व था, पैराबोला बनाया था हम लोगों ने जी। और ग्रेडियंट डिसेंट किया था, द मेथड टू मूव इन द डायरेक्शन of minimum value of curve using gradient as a tool। तो ये हमारा टूल कैसे था? हमारा क्या था वैल्यू? फॉर्मूला हमारा क्या था? ओल्ड वैल्यू इक्वल्स टू न्यू वैल्यू माइनस ग्रेडियंट। ग्रेडियंट। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते थे कैसे? लर्निंग रेट से। तो बस यही ग्रेडियंट डिसेंट है। ठीक है, लर्निंग रेट आपने देख लिया, कॉस्ट फंक्शन देख लिया। एक चीज आती थी हमारी ओरिजिनल डेटा सेट जो भी हमारे पास आता है, तो हम लोगों की एक्स और वाई वैल्यूज थी। हमारे केस में एज और सैलरी थी, और जब एग्जांपल किया था तो वो थी नंबर ऑफ रूम्स और प्राइस ऑफ द रूम। तो मतलब ये सब चीजें, तो ये सब टर्म वापस आएंगे। लर्निंग रेट वापस आएगा, कॉस्ट फंक्शन वापस आएगा, लॉस फंक्शन कॉस्ट फंक्शन सेम थिंग है। आप कॉस्ट को लेस करना चाहते हो, आप अपने लॉस को लेस करना चाहते हो। ठीक है, ग्रेडियंट डिसेंट तो वापस आएगा। ये तो मतलब ये आपके जीवन का आप सत्य है, ये आपके जीवन का भी सत्य है। ग्रेडियंट डिसेंट आज से ग्रेडियंट डिसेंट कुछ होता है, ग्रेडियंट डिसेंट से ही सारे काम होते हैं। आगे हम लोग कई सारी नई चीजें पढ़ेंगे, जैसे पढ़ेंगे स्टोकैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, फिर एक हो जाता है बैच ग्रेडियंट डिसेंट, और बहुत सारे होते हैं, बट सबका सब काम एक ही करते हैं। ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम एंड इट्स वेरिएंट्स क्या क्या है, हो गया। ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, ग्रेडियंट डिसेंट होता है। उसके बाद नॉर्मलाइज बैच ग्रेडियंट डिसेंट है, ये हमने किया है। हाँ बैच किया, मिनी बैच है ग्रेडियंट डिसेंट। और इन सब में ज्यादा अंतर नहीं है, ये सब सेम ही चीज के वर्जन। स्टोकैस्टिक हमने कर लिया है। अच्छा, तो आज की क्लास है बेसिकली टर्म्स के ऊपर ही क्लास है, तो और यही टर्म्स हम लोग देखते हैं क्या क्या है, क्या क्या टर्म्स है। अच्छा, एक बात ध्यान रखो, आज के बाद रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ, एक बात ध्यान रखो, आज के बाद अगर आप कहीं पर स्टोकैस्टिक वर्ड सुनाई देता है, इसकी स्पेलिंग है स्टोकैस्टिक, और ठीक है, और इसका मतलब होगा आज के बाद रैंडम। कहीं पर भी अगर आपको ये टर्म दिखाई देता है और ये बहुत ज्यादा टर्म यूज होता है, लोग बस रैंडम ही समझ लो कि ये पर्यायवाची है स्टोकैस्टिक का, रैंडम तो हम आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची।
स्टोकेस्टिक का मतलब ये होता है कि आप रैंडम प्रोसेस से वैल्यूज को उठा रहे हो। तो अभी जो हम लोगों ने ग्रेडियंट डिसेंट किया था, जो मेरा ये वाला कोड था जिसमें ग्रेडियंट डिसेंट किया था, तो इसमें आप देखोगे कि मैं 0 से लेकर लेन ऑफ पॉइंट्स, मतलब जितना बड़ा डेटा सेट था मैं हर एक डेटा सेट, हर एक डेटा पॉइंट के पास जा रहा था और उससे कह रहा था कि मुझे तुम ग्रेडियंट बताओ अपने हिसाब से। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने जो ग्रेडियंट डिसेंट इंप्लीमेंट किया है, मतलब जो सिंपल या फिर आप कह लो कि बेसिक ग्रेडियंट डिसेंट होता है, इसमें क्या करना होता है हमें, आस्क ग्रेडियंट फ्रॉम ईच पॉइंट। मैंने कहा था ना, हम लोगों ने एग्जांपल लिया था कि आप बस में हो, बस आपकी दिल्ली से ग्वालियर जा रही है, तो आप बस के हर आदमी से पूछ रहे हो। ठीक है, अब उसमें बच्चा भी है, बूढ़ा भी है, जो आज तक दिल्ली के बाहर नहीं निकला, जो आज तक ग्वालियर के बाहर नहीं निकला, आप सबसे पूछ रहे हो किस डायरेक्शन में आप जा रहे हो। तो वो होता है सिंपल। ठीक है, स्टोकेस्टिक क्या हो जाता है, रैंडम ग्रेडियंट। इसका मतलब क्या है कि आप कुछ रैंडम लोगों से बस में पूछते हो कि बताओ डायरेक्शन क्या है। इसमें आपका कॉन्सेप्ट ये है कि आप जिन रैंडम लोगों से पूछोगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो आपको सेम डायरेक्शन देंगे, क्योंकि आप हर बार एक नए रैंडम आदमी से पूछो। तो स्टोकेस्टिक क्या हो गया, आस्क फ्रॉम अ रैंडम पर्सन या आस्क ग्रेडियंट फ्रॉम अ रैंडम पॉइंट, कि भाई बताओ किस डायरेक्शन में जाना है, वो कहेगा इस डायरेक्शन में जाना है, और आप उस डायरेक्शन में चल दोगे। अब आप सारे लोगों से पूछकर सबकी डायरेक्शन एवरेज नहीं कर रहे हो, आप एक पॉइंट से पूछ रहे हो और उस पॉइंट की डायरेक्शन एक्सेस कर रहे हो, उस पॉइंट की डायरेक्शन में जा रहे हो। इसमें दिक्कत क्या है, मान लो कि आपने किसी बच्चे से पूछ लिया बस में, तो बच्चा तो कहीं भी आए 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 करके बता देगा। ठीक है, तो डायरेक्शन आपकी गलत हो जाएगी। बट कॉन्सेप्ट क्या है कि डायरेक्शन गलत हो जाएगी, बट अगली बार आप सेम फिर उसी बच्चे से नहीं पूछोगे, आप किसी और रैंडम पर्सन से पूछोगे डायरेक्शन। जब आप रैंडम पर्सन से पूछोगे तो तो दूसरी बार वो बंदा डायरेक्शन आपकी सही कर देगा। तो हो सकता है कि स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में आप आप जब, क्योंकि आप हर पॉइंट से नहीं पूछ रहे हो, आप एक पर्टिकुलर पॉइंट से पूछ रहे हो, वो पर्टिकुलर पॉइंट आपको गलत डायरेक्शन दे सकता है। बट जब आप दूसरी बार बस में किसी और से पूछोगे या दूसरी बार कर्व में किसी और से पूछोगे कि हाँ मुझे ग्रेडियंट बताओ किस 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 डायरेक्शन में जाना है, तो वो आपको सही डायरेक्शन में कर देगा। तो ये इसका एक असम्पशन है, और इसका फायदा क्या होता है, और ये जनरली बहुत अच्छा वर्क करता है। इसका फायदा क्या होता है, मान लो कि हम लोगों ने जो डेटा सेट अभी लिया था उसमें अराउंड 489 रोज थी। ठीक है, तो मुझे हर बार अपना ग्रेडियंट मतलब कि डायरेक्शन अपडेट करने के लिए मुझे 489 से पूछना पड़ेगा। स्टोकेस्टिक में मैं खाली एक स्टोकेस्टिक में मैं सिर्फ एक से पूछूंगा। तो मुझे जो 489 पॉइंट से पूछना पड़ रहा था, अब मैं खाली एक पॉइंट से पूछ रहा हूँ, मेरी स्पीड फास्ट हो गई। ये जो मैं फॉर्मूला लगा रहा था, ये मेरा एक फॉर लूप चल रहा था, और ये सबके लिए ये मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, ये सब काम कर रहा था। स्टोकेस्टिक में खाली एक पॉइंट उठाएगा, उसका ग्रेडियंट निकालेगा, उस डायरेक्शन में चल देगा। अभी मेरे पास 489 पॉइंट्स है, मान लो मेरे पास 1 लाख पॉइंट्स होते हैं, तो मैं जाकर 1 लाख पॉइंट से पूछता। अब मैं 1 लाख की जगह सिर्फ एक से पूछ रहा हूँ, तो बहुत ज्यादा फास्ट हो गई है। तो इंडस्ट्री में जहां भी यूज होता है वो आपका स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट ही यूज होता है, क्योंकि उनको क्या चाहिए, उनको फास्ट चाहिए। तो उनको फास्ट चाहिए, उनको उनको सारा काम जल्दी चाहिए, तो वो जाकर 1 लाख पॉइंट से आप नहीं पूछते, कर सकते हो। इसी तरह दो और है आपके, ये है आपका बैच ग्रेडियंट डिसेंट और एक है मिनी बैच। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम इसमें अब हम एक से नहीं पूछते, क्योंकि एक दिक्कत आती है स्टोकेस्टिक, आपका मतलब कि इन दी एंड घर तो पहुंचा देता है, बट कई बार क्योंकि गलत पॉइंट्स हो जाते हैं तो ऊपर नीचे कई बार जाता है। मतलब पेन कहाँ गया,
तो आप ऐसे समझो कि आपको यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है। तो आप सिंपल लीनियर इक्वेशन में आप सबसे पूछते जा रहे हो तो सब आपको एकदम सही डायरेक्शन बता रहे हैं, ठीक है। स्टोचैस्टिक में आप सिर्फ एक से पूछ रहे हो, तो एक कभी बताता है इधर जाओ, 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 फिर आप फाइनली यहाँ पहुंचते हो। तो आप दौड़ रहे हो इधर उधर उधर उधर, ठीक है। ये हो स्टोचैस्टिक, ये हो गया सिंपल। दिक्कत क्या है कि सिंपल में आपको सारे डेटा पॉइंट से पूछना पड़ता है, तो आप स्लो होते हो। स्टोचैस्टिक में आप फास्ट होते हो लेकिन इधर उधर जाते हो। तो इसमें कहा एक सिंपल सोल्यूशन कर लेते हैं ना, मैं पूरा डेटा नहीं ले लेता हूं, मैं उसमें से एक बैच बना लेता हूं। मैं 100 पॉइंट्स का बैच बना लेता हूं। 100 पॉइंट्स मतलब ये नंबर वाले पॉइंट्स नहीं है, डेटा पॉइंट्स है। 100 डेटा पॉइंट्स का उठा लेता हूं और मैं सिर्फ उनसे पूछता हूं। ना मैं 1 लाख से पूछ रहा हूं, ना मैं एक से पूछ रहा हूं, ठीक है। तो ये स्लो है, ये फास्ट है। इसके बीच में मैंने कुछ एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पॉइंट से पूछ ले रहा हूं, वो मेरा बता दे रहे हैं, उससे फिर मैं सही डायरेक्शन में चला जाऊंगा। ना मैं सारे पॉइंट से पूछ रहा हूं, ना मैं एक से पूछ रहा हूं, तो मेरी डायरेक्शन भी उतनी ज्यादा नहीं करेगी। तो वो जो आपका होगा बैच ग्रेडियंट डिसेंट होगा, वो आपका ऐसे, मतलब ऐसे, मतलब मैं बता रहा हूं ऊपर नीचे हमेशा जाता नहीं है, बट आपका यहाँ पर पहुंच जाए। तो पहले स्टोचैस्टिक चलता था, अभी इंडस्ट्री में बैच ग्रेडियंट डिसेंट भी आ गया है, तो चलता। तो ना अब आप ज्यादा ऊपर नीचे जाते हो, ना अब आप स्लो जाते हो, आप जाते हो फास्ट। तो ग्रेडियंट डिसेंट बस वही है। आपके 4 इंटरव्यू क्वेश्चन हो गए, सिंपल, स्टोचैस्टिक, बैच, मिनी बैच, ठीक है। यही इन्होंने भी यहाँ बता रखा है, मतलब होपफुली यही बताना चाहिए। Instead of structured research, perform the parameters update on each example. Therefore, learning happens on every example. और अभी each example वही तुम्हारा एक इनपुट पॉइंट पर, ठीक है। बैच में क्या होता है आपका, sum of all examples on each iteration while performing the page of each iterate we have to sum over all examples। अच्छा, ओके। सॉरी, जो मेरा सिंपल था वो बैच था, मिनी बैच हो गया जो मैं 100 को लूंगा। तो ये जैसे बैच ये हो देखो, गया तो मतलब 1 लाख है तो 1 लाख एक लाख, से एक पूछना, लाख वाला, हाँ 1 लाख से पूछना पड़ेगा, वो वो वाला बैच हो सिंपल गया। था, और अगर ठीक 100 है। के वो बना दो तो वो मिनी मिनी बैच हो बैच हो गया। गया। और ये देखो वही चीज है कि यहाँ से इधर जाना है, तो ये मिनी बैच में ऐसे कॉस्ट कम हो रही है, कभी बढ़ रही कभी घट रही है। स्टोचैस्टिक में आप देखोगे तो ये देखो कैसे कैसे, मतलब इनको यहाँ से, मतलब ये एक जेनरिक ग्राफ होता है जब आप दिखाते हैं ग्रेडियंट डिसेंट कैसा काम कर रहे हो, तो आपको ये इस ग्राफ को कहते हैं हम लोग टोपोलॉजिकल ग्राफ। अगर किसी ने इंजीनियरिंग में बनाया होगा, टोपोलॉजिकल ग्राफ कहते हैं, तो यहाँ पर एक सर्किल वाला रिप्रेजेंट करता है सेम डिस्टेंस, कहाँ से, सेंटर से, या फिर सेम हाइट। क्या आप, आपका जो लॉस है, हम लोग का लॉस फंक्शन कैसा था, तो यहाँ और यहाँ पर सेम हाइट है, तो ये सर्किल आपका वही डिफाइन कर रहा है कि सारे पॉइंट्स उस कर्व पे जहां पर सेम हाइट हो। तो ये बता रहा है कि ये स्टोचैस्टिक चला है, तो बैच ग्रेडियंट डिसेंट है आपका ब्लू वाला, एकदम स्ट्रेट चलता गया चलता गया चलता गया। स्टोचैस्टिक वाला, इसको थोड़ा बड़ा होगा क्या ये? अच्छा, नहीं। तो आप देखोगे तो स्टोचैस्टिक वाला आपका टेढ़ा मेढ़ा किधर भी जा रहा है, क्योंकि आप एक ही पॉइंट से पूछ रहे हो, तो डायरेक्शन गलत हो रही है, आखिरी तक पहुंचा देगा, मतलब यहां तक पहुंचने के बाद में इधर उधर दौड़ने लगा। ध्यान दो इस पर्पल वाले को। ग्रीन वाला मेरा इससे तेज था, क्योंकि ये मिनी बैच था तो हम कुछ पॉइंट से पूछ रहे हैं। और जो सिंपल बैच ग्रेडियंट डिसेंट या सिंपल ग्रेडियंट डिसेंट है वो आपका, देखिए आप पूरे उसको लेकर चल रहे हो, तो आप डायरेक्शन तो आपकी हमेशा सही रहेगी, लेकिन आप स्लो हो जाओगे क्योंकि आप सारे पॉइंट से पूछ रहे हो। ये एक मेन डिफरेंस होता है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट होते हैं।
बट कॉन्सेप्ट सेम है, ग्रेडियंट निकालो, ओल्ड वैल्यू से माइनस कर दो, आप उस डायरेक्शन में चले जाओगे। सर एक बार पर्पल वाला दोबारा बताओ, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट कौन सा है, इसमें हम क्या करते थे? इसमें हम सिंगल पॉइंट से पूछते हैं, और ब्लू वाले में? ब्लू वाले में हम सारे पॉइंट से पूछते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। हाँ, तो ब्लू वाला मेरा स्लो हो जाता है, स्टोकेस्टिक वाला मेरा बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है, लेकिन डायरेक्शन आगे पीछे काफी हो जाती है। और तो इसी का हमने सोल्यूशन निकाला कि हम बीच का लेते हैं, हम सारे पॉइंट्स नहीं लेते हैं और हम एक पॉइंट में ले लेते हैं, हम बीच के कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं और हम उसके हिसाब से चलते हैं। तो 100 पॉइंट 200 पॉइंट आपके डेटा सेट के ऊपर है, आपके पास 10 लाख डेटा पॉइंट्स है तो यार आप 1000 ले लो या फिर मतलब 10,000 पॉइंट्स ले लो, तब भी आपका वो 1% ही होगा। लेकिन सर मेरे को तो ना एक चीज सर पूछनी है, ये सब ठीक है हाँ, आपने अच्छा से समझाया है, लेकिन ये पीछे ये जो फास्ट स्लो और जैसे आपने ये समझाया, ये तो ह्यूमन ने नहीं करना, ये तो जीपीयू मशीन ने करना है। अगर नहीं, हम हमारा फास्ट हो जाए एक से या पर्पल से हाँ, ले ले तो कोई बात नहीं, वो तो जीपीयू ने प्रोसेस करके एकदम रिजल्ट देना है, और रिजल्ट तो तीनों के सेम ही आ रहे हैं। रिजल्ट तीनों के सेम आ रहे हैं, लेकिन डिपेंड करता है हाँ, कितने टाइम में आ रहे हैं। सर यहाँ पर जीपीयू तो जीपीयू सर, को ज्यादा नहीं, यहाँ पर जीपीयू को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ब्लू वाले में, ओके। जिसमें सारे एग्जांपल वहां पर जीपीयू को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और ये एक अपडेट के लिए है कि एम न्यू इक्वल्स टू एम ओल्ड माइनस ग्रेडियंट। ये तो एक अपडेट हुआ ना। ग्रेडियंट डिसेंट क्या है, आप ग्रेडियंट निकालते हो माइनस करते हो, ग्रेडियंट निकालते हो माइनस करते हो, तो इसमें आपको मेहनत लगेगी। और मतलब हम क्या चाहते हैं, जितनी जल्दी हमारा लॉस फंक्शन मिनिमाइज हो जाए, भले जीपीयू को करना है बट उसको भी तो हम एकदम मैं अल्ट्रा फास्ट बनाना चाहते हैं। आप जो कोड जैसे कई बार होता है, तो जैसे अब पाइथन में पैंडास में लोग क्या करते हैं, फॉर लूप यूज करते हैं। आइडियली पैंडास में फॉर लूप यूज नहीं करना चाहिए। तो कोड तो ये भी चल जाएगा फॉर लूप वाला, और कोड आपका नॉर्मल जो आप एक लाइन में लिखोगे वो भी चल जाएगा, बट फास्ट कौन सा होगा, ये वाला। आप यूज कौन सा करोगे, ये वाला। तो वो ठीक है, हमें नहीं करना है, लेकिन हम चाहते हैं भाई जितनी जल्दी ग्रेडियंट डिसेंट चल जाएगा पूरा, उतनी जल्दी मुझे अपना स्लोप और इंटरसेप्ट की वैल्यू मिल जाएगी ना, उतनी जल्दी मैं अपना मॉडल दिखाकर दुनिया को बेच सकता हूँ कि ये देखो भाई मैंने एक पूरे प्लॉट्स लेकर एक लीनियर मॉडल ऐसे बना दिया। तो वी वांट टू बी एक्यूरेट एंड वी वांट टू बी फास्ट आल्सो। तो इसीलिए मतलब ये सब इवॉल्व हुआ है कि पहले आपका सिंपल ये चलता था, बैच ग्रेडियंट डिसेंट, बट वो काफी स्लो था क्योंकि आपको सारे पॉइंट्स पर होके जाना पड़ रहा। तो किसी ने बोला यार, किसी ने प्रूव किया मैथमेटिकली, अगर आप एक पॉइंट भी लेकर चलोगे तब भी आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपनी डायरेक्शन में पहुंच जाओगे, भले यहाँ पर इसको घूमना पड़ा थोड़ी देर तक, लेकिन वो पहुंच गया। आई होप दैट क्लियर्स सम डाउट। जी सर। ठीक है, तो ये बैच हो गया, मिनी बैच। इसको मैं लिखता हूँ सिंपल से। तो मतलब ग्रेड की कहानी है। अच्छा, चलो अच्छा, जो लास्ट वाला एग्जांपल है इसी का, ओके। अब एक चीज होती है स्केलर। स्केलर जैसे हम लोगों की पैंडास थी डेटा मैनिपुलेशन की लाइब्रेरी, ठीक है। हम लोग की क्या थी, नंपाई थी हमारी किसकी, फास्ट एरे मैनिपुलेशन की। हम लोग एरेज बनाते थे, एरेज के ऊपर सारे काम करते थे। ऐसे ही मेरे पास एसक्यूएल है, मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी। और ये मशीन लर्निंग है, ये जैसे जो ग्राफ मैंने बताया था, मैंने कहा था कि डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक पार्ट है। तो ये बेसिकली मशीन लर्निंग का है, ये डीप लर्निंग नहीं करती है, या शायद अभी करने लगी हो, पता नहीं।
sklearn is only for basic machine learning। इसका मतलब क्या है कि आपको except for neural networks you will get all the algorithms। तो sklearn देख लेते हैं एक मिनट। ये है इसका नाम scikit-learn, machine learning in Python। Simple and efficient tool for predictive analysis, accessible to everybody and reusable in various contexts, built on NumPy, SciPy and Matplotlib। ओपन सोर्स है, कमर्शियल यूजेबल है, तो आप अपनी कंपनी में भी यूज कर सकते हैं, और जितने लोग भी हैं तब अगर पाइथन में घुस रहे हैं तो sklearn यूज करते हैं। तो इसमें ये सारे काम कर लेता है। क्लासिफिकेशन करता है, क्लासिफिकेशन की हम लोग की प्रॉब्लम्स होती हैं, हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन क्या होता है, कि जहां पर आपके पास कैटेगरीज हो, फिक्स्ड नंबर ऑफ आउटपुट्स हो, वो आपका क्लासिफिकेशन वाला हो जाता है। रिग्रेशन, जहां पर आपको कोई एक नंबर वैल्यूज देनी हो, मतलब कि एक आउटपुट आपको कुछ भी हो सकता है, बट इट विल बी बेसिकली अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर या फिर इंटीजर, मतलब जिनकी इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है। क्लस्टरिंग, ये हमारा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में आता है, तो आप sklearn की हेल्प से ही अनसुपरवाइज्ड भी कर सकते हो। डायमेंशनलिटी रिडक्शन, ये भी अनसुपरवाइज्ड में आता है, इसके हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले हमें बात करनी पड़ेगी डायमेंशनलिटी होती क्या है, उसको रिड्यूस क्या करेंगे। मॉडल सिलेक्शन है कि ये है कंपेयरिंग, वैलिडेटिंग एंड चूजिंग पैरामीटर्स इन मॉडल्स। तो अभी तक हम लोगों ने खाली पैरामीटर्स और मॉडल देखा है, कंपेरिजन और वैलिडेशन ही देखा है। प्री प्रोसेसिंग, फीचर एक्सट्रैक्शन एंड नॉर्मलाइजेशन, मतलब ये हमारी एक पाइपलाइन होती है, तो ये उस पाइपलाइन के सारे स्टेप्स को कवर करता है। सर हाँ, एक क्वेश्चन है, ये मैटलैब और मैटप्लॉटलिब में क्या डिफरेंस है? मैटलैब एक पूरा सॉफ्टवेयर है रिसर्च के लिए, बहुत महंगा आता है। मैटप्लॉटलिब एक सिंपल लाइब्रेरी है पाइथन में, जो कि मतलब कि जब इसका उदय हुआ था, मतलब जब ये पैदा हुई थी, तब इसका उदय यही हुआ था कि जो लोग मैटलैब से पाइथन में आना चाहते हैं तो उनको प्लॉट बनाने के लिए लाइब्रेरी बनी थी। अभी उसका काम डिफरेंट हो चुका है। मैटलैब एक पूरा मैथवर्क्स का सॉफ्टवेयर है, रिसर्च में काफी ज्यादा यूज होता है। इसमें सब कुछ काम, सारा काम एरेज के ऊपर होता है, तो मतलब ये उस चीज का सॉफ्टवेयर है। जीपीएस वगैरह? नहीं, हर चीज में रिसर्च, हर चीज में रिसर्च में, मतलब कि जहां पर भी आपको फास्ट कंप्यूटेशन और इजी कंप्यूटेशन चाहिए। इजी कंप्यूटेशन मतलब क्या है कि आदमी उतना टेक्निकल ना हो, तब भी वो मैट लैब में कोड लिख ले, तो उस तरह का इसमें काम होता है। मतलब कि सब बनते हैं इसमें, आपके कैड वाले सॉफ्टवेयर ही बनते हैं, इसमें आपका वेदर का रिसर्च भी होता है। पहले जो मशीन लर्निंग होती थी वो मैट लैब में होती थी, अराउंड 2010-11-12 तक। क्यों? क्योंकि उस टाइम कोई सॉफ्टवेयर नहीं था, खाली मैटलैब था, और मैटलैब का एक ओपन सोर्स वर्जन था ऑक्टेव करके। ओके, तो मैट तो मशीन लर्निंग उसमें होती थी, बट जब से पाइथन आई और सब इंडस्ट्री के लोग इसमें, एकेडमी वाले लोग इसमें घुस गए हैं, तो लोग अब पाइथन यूज करने लगे हैं। अभी भी मैटलैब यूज होता है, मतलब ये इसके इसके हर चीज के सोल्यूशन आते हैं। देखो, डीप लर्निंग भी है, कंप्यूटर विजन है, सिग्नल प्रोसेसिंग भी है, फाइनेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट है, रोबोटिक्स है, कंट्रोल सिस्टम्स है, ये हर चीज में काम करती है। लेकिन ये पेड है, ठीक है। अगर मैं इसे अभी खरीदने भी जाऊंगा तो काफी महंगा पड़ता है। सेलेक्ट इंडिया वेबसाइट, मतलब मैंने इस पे काम किया शुरुआत के 2-3 साल। इसमें क्या होता है, जैसे ये मैटलैब मिल गया आपका $45 का है, ठीक है, और उसके बाद फिर इस पे टूल बॉक्स अलग अलग करते हैं। जैसे स्टैटिस्टिक्स और मशीन लर्निंग का टूल बॉक्स चाहिए तो ये आपका $12 का है। ऐसे कर्व फिटिंग ऑप्टिमाइजेशन है, सिंबॉलिक मैथ टूल बॉक्स है, तो ये चीज है। तो ये डिफरेंस है, ये सॉफ्टवेयर है, मैटप्लॉटलिब एक लाइब्रेरी है, और कोई डिफरेंस नहीं है। मैटप्लॉटलिब आपकी पाइथन की लाइब्रेरी है, मैटलैब आपका एक रिसर्च का सॉफ्टवेयर है, और उसका नाम मैटलैब इसलिए है कि मैट्रिक्स लैब, क्योंकि सारा काम उसमें मैट्रिक्स में होता था, जो हम लोग यहाँ पर नंपाई में करते हैं। ओके सर। तो ये हो गया, ठीक है। तो sklearn जो लाइब्रेरी है हमारी, ये लाइब्रेरी हमारा मशीन लर्निंग हम पूरी sklearn में करेंगे। हमें और किसी लाइब्रेरी के पास जाने की जरूरत नहीं, और किसी लाइब्रेरी के पास मतलब
ये यूज करती है numpy, scipy और matplotlib। तो ये सब तो हम लोग numpy हम लोग यूज कर चुके हैं, matplotlib यूज कर चुके हैं, scipy जब जरूरत पड़ेगी तब करेंगे। अभी के लिए आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए numpy, sklearn और matplotlib, ठीक है। मैटप्लॉटलिब से आप प्लॉट बनाओगे और उसे काम करोगे। अभी हम लोग मशीन लर्निंग की प्रोसेस में नहीं आए हैं, अभी हम लोग खाली एग्जांपल देख रहे हैं। प्रोसेस क्या होती है मशीन लर्निंग की, अभी देखते हैं आज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अच्छा, मीटिंग 8 मिनट दिखा रहा है, तो कुछ शुरू करने से पहले एक बार मैं रीसेट करता हूँ, तो आप लोग वापस से ज्वाइन कर लीजिए और फिर करते हैं, क्योंकि फिर हमारे पास आधे घंटे का टाइम मिल जाएगा, नहीं तो अभी ब्रेक होगा तो फिर फ्लो ब्रेक हो जाएगा। ओके, प्लीज ज्वाइन।